हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। मैं आपको पढ़ा रहा था अपने इस चैनल आलम फाउंडेशन क्लासेस के माध्यम से क्लास 11th की फिजिक्स। बच्चों, इस चैनल पर क्लास 9 से क्लास 12 तक की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें 9th और 10th का मैथ और साइंस चल रहा है और क्लास 11th और 12th की अभी फिलहाल फिजिक्स और केमिस्ट्री चल रही है। प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे क्लास 11th का, वो हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, भौतिकीय गणित, फिजिकल मैथमेटिक्स की बात करेंगे। बच्चों, एक बात आप समझिए कि जो हमारा फिजिक्स है उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आएंगे न्यूमेरिकल लगाते समय, और न्यूमेरिकल लगाते समय कुछ ऐसी भी चीजें आएंगी जिनको आपने प्रीवियस क्लासेस में जो मैथमेटिक्स पढ़े हैं उनका यूटिलाइजेशन आप करेंगे, और कुछ नई चीजें भी यहाँ आज सीखेंगे। मैथमेटिकल टूल्स में अगर कहूँ इस चैप्टर को तो गलत नहीं होगा। आज हम मैथमेटिकल टूल्स के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। आज देखिए, मैं जो पहला टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। बच्चों, कभी कभी ऐसा होगा कि हम फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे और उसमें कोई ऐसा समीकरण बन जाएगा जो द्विघात समीकरण की तरह दिखाई देगा, और आपने द्विघात समीकरण खूब हल किया है क्लास 9th और 10th में। फॉर एग्जाम्पल, आपने x² - 5x + 6 = 0, इसका आपने हल निकाला होगा। कैसे करते हैं? अगर मैं फास्ट करना चाहूँ तो x - 3 x - 2 इसके दो गुणनखंड बनेंगे। आप कहते थे x - 2 = 3 = 0, तो x = 3, और एक बार क्या करते थे x - 2 = 0 करते थे तो x = आपको +2 मिलता था, ठीक है, 2, ठीक। तो इस तरह से आप इसके हल निकाल लेते थे 3 और 2। तो ये आपको बहुत बेनिफिट देता है आपके कैलकुलेशन के लिए। आप जान रहे हैं, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका फैक्टर बीच वाले स्टेप्स मैंने गायब किए हैं, आप चाहें तो कर भी सकते हैं। मुझे पता है कि आप 10th पास आउट है तो आपको बहुत सारी चीजें इससे आती होंगी। बच्चों, अगर कोई ऐसा समीकरण आता था, द्विघात समीकरण, जिसका हम गुणनखंड ही नहीं कर पाते थे, मध्य पद को तोड़ ही नहीं पाते थे, तो उसके लिए आपने पढ़ा होगा श्रीधराचार्य का सूत्र, पढ़ा था बच्चों। अगर कोई ऐसा समीकरण आया, जैसे आपने देखा ये द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0, आपने पढ़ा था कि ये द्विघात समीकरण का सबसे फंडामेंटल फॉर्मेट होता है ax² + bx + c = 0। और अगर इस क्वेश्चन में आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं, तो फैक्टर न कर पाने की दशा में आप x की वैल्यू क्या निकालते थे, -b ± √b² - 4ac/2a। याद है बच्चों? आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, और इस समीकरण को, इस सूत्र को क्या कहा जाता था बताइए? इसको हम कहते थे श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य फार्मूला, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी हमको फिजिक्स में इक्वेशंस मिल जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिनका हम फैक्टर नहीं कर पाएंगे। उस कंडीशन में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो उस कंडीशन में हमको क्या अप्लाई करना होगा बच्चों? श्रीधराचार्य सूत्र यूज करना होगा, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? यानी कि कभी कभी फिजिक्स में कुछ ऐसे भी सवाल आएंगे जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और उसको सॉल्व करने के लिए अगर फैक्टर नहीं हो पाएगा तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो है बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम में हम क्या करेंगे, जैसे आपने a + b का होल स्क्वायर पढ़ा है, बहुत इजी है, a - b का होल स्क्वायर पढ़ा है, बहुत इजी है, और आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, ये सारा का सारा यूज होगा फिजिक्स में। बहुत जगह आएगा जहाँ पे a + b का होल स्क्वायर आएगा, a - b का होल स्क्वायर आएगा, a + b का होल क्यूब आएगा, a - b का होल क्यूब आएगा। तो प्लीज उसको बहुत अच्छे से आप लर्न कर लीजिए। बात समझ रहे होंगे? a² - b² आएगा, और आप उसको सॉल्व करना सीख भी चाहिए कि कैसे उसको करते हैं, ठीक है। अब बायनोमियल थ्योरम ये कहता है कि अगर x की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है, x का जो परिमाण है वो 1 से क्या है, छोटा है, जैसे, तो 1 + x पे पावर n की वैल्यू क्या आएगी? ध्यान से सुने मेरी बात। जो x की वैल्यू है अगर वह 1 से छोटी है तो 1 + x पे पावर होल n का वैल्यू क्या आएगा? देखिए, ये बायनोमियल थ्योरम आएगा 1 + nx n + 1/2 फैक्टोरियल। अभी मैं समझाऊंगा आपको फैक्टोरियल क्या होता है बच्चों। सॉरी, यहाँ माइनस होना चाहिए ना, यस माइनस होना चाहिए, n - 1 2 फैक्टोरियल x² + n - 1 n - 2/3 फैक्टोरियल x³, ठीक है।
प्लस इसके आगे क्या होना चाहिए बच्चों, इसके आगे क्या होगा n, n-1, n-2, n-3 अपॉन 4 फैक्टोरियल x पे 4 प्लस डॉट 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 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। फिर से मेरी बात सुने, मैं आपको बताने जा रहा हूं बायनोमियल थ्योरम। एक बात आपको यही समझा दूं बच्चों, मैं जो पढ़ाना जा रहा हूं या मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो इस चैप्टर में जो मैथमेटिकल टूल्स मैं पढ़ाऊंगा उसमें मैथमेटिक्स की चीजें आने वाली हैं, श्योर है। जो बच्चे मैथ्स स्ट्रीम के हैं उनको ये चीजें बहुत डिटेल में मिलेंगी पढ़ने को, बहुत अच्छे से मिलेंगी पढ़ने को। आपके टीचर्स पढ़ाएंगे बायनोमियल थ्योरम, मैं सिर्फ आपको उतना ही मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाऊंगा जिससे हमारा काम चल सके। बात समझ रहे हैं? मुझे ये पता है कि आपको बायनोमियल थ्योरम के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। मैथमेटिक्स स्ट्रीम के हैं तो, बायो स्ट्रीम के हैं तो टेंशन मत लीजिए, जितना मैं बता रहा हूँ उतना आपके लिए सफिशिएंट है फिजिक्स के लिए। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं बायनोमियल थ्योरम को पूरा अच्छे से पढ़ा दूंगा, वो मेरा काम नहीं है, वो मैथमेटिक्स वाले टीचर का काम है। मेरा काम यह है कि बायनोमियल थ्योरम को एक बार आपको दिखा दूं कि कहीं फिजिक्स में आएगा तो उसको अप्लाई कैसे करेंगे। और मैं जानता हूं, अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा, फिजिक्स का एग्जांपल कराऊंगा, तो आपको लगेगा कि यस सर बायनोमियल थ्योरम हमारे लिए जरूरी है। ये क्या होता है, ये कैसे मैंने इसको प्रसार किया, ये सब मैथमेटिक्स वाले टीचर आपको जरूर एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि मैं इसको इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रीजन है इसके पीछे, क्योंकि जब मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा तो फिर वो एक्सप्लेनेशन या वो चीजें हमारे काम की चीजें फिजिक्स में तो नहीं है, हमको वो अप्लाई नहीं करना है अभी फिलहाल के लिए दोनों साल 11-12 में। हाँ ये अलग बात है कि मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से सीखनी है और बहुत ढंग से सीखनी है। फिलहाल यहाँ पे जो हमारे काम की चीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर बायनोमियल थ्योरम लगाना है 1 + x टू द पावर n की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। ये कैसे करेंगे देखिए, 1 + nx n-1 2 फैक्टोरियल x²। अभी चीज समझिए, यहाँ 2 है तो ये 1 है, यहाँ 3 है तो ये 2 तक है, ये 4 है तो 3 तक है, और जो नीचे फैक्टोरियल है वो x² होगा। ये फार्मूला कैसे आया मैं फिर कह रहा हूँ बच्चों, ये आपके मैथमेटिक्स टीचर आपको प्रूफ कराएंगे। फिलहाल अब देखिए ये बायनोमियल थ्योरम हो गया, ये उसका फार्मूला हो गया, लेकिन हमें जो जानना है वो जानना है पहली बात तो फैक्टोरियल। अगर मैं कहीं लिखूं 2 फैक्टोरियल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही बातें हैं। 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है, समझ लीजिए यहाँ पे 2 × 1। अगर मैं 3 फैक्टोरियल लिखूं तो बताइए 3 × 2 × 1। अगर मैं 4 फैक्टोरियल लिखूं तो ये होगा 4 × 3 × 2 × 1। अगर इस प्रकार मैं बच्चों आपसे 7 फैक्टोरियल की बात करूं, ठीक है, ये फैक्टोरियल 7 की बात करूं, फैक्टोरियल 7, ठीक है, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 ऐसे पढ़ेंगे तो हो जाएगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आई। तो फैक्टोरियल का मतलब इस तरह से लिखना है, फैक्टोरियल 2 पूछेगा तो 2 × 1, फैक्टोरियल 3 पूछेगा 3 × 2 × 1, फैक्टोरियल 4 पूछेगा 4 × 3 × 2 × 1। ये बात ठीक है। अब इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, पॉज करके मिटाना चाहता हूं मैं। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये तो बात रही बायनोमियल थ्योरम के फार्मूले की। मैं फिर आपसे बार बार कह रहा हूँ, एक बात मेरी ध्यान से समझ लीजिए। आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा अटपटा सा, सर ये कहाँ से आया, कैसे आया, बार बार कह रहे हैं। हाउ एंड वाई की बात आप मैथमेटिक्स में जरूर सीख जाएंगे बच्चों। अभी मेरे फिजिक्स में सिर्फ मुझे वो चीज़ें बता देनी है जिससे हमारा फिजिक्स बहुत फ्लुएंसी के साथ बहुत आसानी से हो जाए, जहाँ हमें इसकी जरूरत पड़े। अब देखिए होगा क्या हमारे फिजिक्स में, होगा क्या, हमारी जरूरत कहाँ पड़ेगी, हमें यूज कहाँ करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा व्हेन। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, व्हेन x इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, कहेगा x जो है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू 1, ठीक है, यानी x इज लेस देन 1, यानी x का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के मैग्नीट्यूड के सामने बहुत छोटा है, बहुत कम है। और इस कंडीशन में दैट तब हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, 1 + x टू द पावर n की वैल्यू 1 + nx लिखेंगे, ये याद रखिएगा। 1 + x टू द पावर n की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 + nx लिखेंगे बच्चों। और यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और सबसे इंपॉर्टेंट यूज है इसका, जिसको हमें अपने फिजिक्स में
करना है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे करा रहा हूं, इसको पहले पॉज करके नोट करिए, ठीक है, हो गया। चलिए मिटाता हूं। बायनोमियल थ्योरम दिमाग में रखिएगा कि मैंने अभी बताया, नोट भी कर रहे होंगे अपनी कॉपी में, तो वहां से देखिएगा। जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, एकदम सिंपल, फिजिक्स में ही यूज करेंगे उसको, ऐसा नहीं है कि हम इसको कहीं और यूज करने वाले हैं। अगर मैं कहूँ, जैसे आप पढ़ेंगे फिजिक्स में बच्चों कि आप अर्थ पे जानते हैं जो गुरुत्वीय त्वरण होता है पृथ्वी का, ठीक है, ये पृथ्वी की त्रिज्या हो गई, रेडियस ऑफ अर्थ RE, जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है वो G होता है। आपने 9th में पढ़ा होगा कि अगर हम पृथ्वी के सरफेस से अर्थ सरफेस से ऊपर जाएं या अर्थ सरफेस से नीचे जाएं तो G की वैल्यू चेंज होती है, G का मान घटता है। चेंज होने का सीधा सीधा मतलब है घटता है, बढ़ता नहीं है। कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, जब हम ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको जरूर बताएंगे। अभी सिर्फ इतना समझाना चाहते हैं कि जो घटना और बढ़ना है वो किसी इक्वेशन द्वारा दिया जा रहा होगा, तो बढ़ने की तो बात तो खत्म हो गई। जब आप सरफेस से ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो आपका G हमेशा चेंज होगा, और वो चेंज किस प्रकार होगा, वो घटेगा। जब घटेगा तो उसको एक इक्वेशन द्वारा दिया जाएगा, किसी एक हाइट पर, मान लीजिए हम किसी h हाइट पे चले गए और h हाइट पर गुरुत्वीय त्वरण G डैश हमने मान लिया, क्या मान लिया, G डैश मान लिया। मेरी बात फिर से सुन लीजिए, ये हमारी अर्थ है, दिस इज अर्थ, ठीक है। अर्थ सरफेस से हम h हाइट पे चले गए हैं और वहां पे जो गुरुत्वीय त्वरण है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो G डैश है, और अर्थ पे कितना हो गया, तो G हो गया। तो इन दोनों में जो रिलेशन होगा, G डैश इक्वल टू G अपॉन 1 प्लस h अपॉन RE का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन होता है, ठीक है बच्चों। G डैश इक्वल टू G 1 प्लस h अपॉन RE का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। एक बात मेरे ध्यान से समझिए बच्चों, यहाँ पे h और RE के बीच का रिलेशन जान लीजिए। H और RE में पृथ्वी की जो त्रिज्या होगी वो 6400 किलोमीटर है लगभग, ठीक है। पृथ्वी की जो त्रिज्या है, रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6400 किलोमीटर है अप्रॉक्स में, ठीक है। नियर अबाउट कितना है, 6400 किलोमीटर। अब बच्चों एक बात बताइए, 6400 किलोमीटर रेडियस है और आप अर्थ सरफेस से 100 किलोमीटर की हाइट पर यदि आप गए हैं, आपकी जो हाइट मानता हूं मैं वो कितना मान लेता हूं, 100 किलोमीटर। तो आप बताइए कि ये जो हाइट है वो इस रेडियस के कंपैरिजन में क्या है, बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को, 64 गुना ये ज्यादा हो गया। तो अगर ये 100 किलोमीटर से कम हो तो और ज्यादा और कम हो जाएगा ये। तो मैं अगर कहूं कि RE इज ग्रेटर देन H, H से बहुत बड़ा है, तो वही कंडीशन आया। क्या कंडीशन था, 1 प्लस x टू द पावर n के केस में, ध्यान से समझिए कि केस में अगर ये जो हमारा x था वो क्या होगा, 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो। आप बताइए बच्चों, h की वैल्यू अगर 100 हो और इस RE की वैल्यू 6400 हो तो डिवाइड करने पर ये वैल्यू 1 से बहुत कम आएगी। अब इतना तो मैथमेटिक्स जानते होंगे, 1/64, 1 का 64वां भाग है ये, तो 1 से बहुत कम है बच्चों। यानी कि ये जो h अपॉन RE स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1 से बहुत कम आएगी। जब बहुत कम आएगी तो 1 प्लस x टू द पावर n को क्या लिखेंगे, 1 प्लस nx लिखेंगे। इसी का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ इस फिजिक्स में भी। देखिए कैसे कर रहा हूं मैं, देखिए यहाँ पे फिर समझिए बच्चों, G डैश बराबर G अपॉन 1 प्लस h अपॉन RE का स्क्वायर। ये क्या है, ये अर्थ सरफेस से h हाइट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फार्मूला है। मैंने अभी कहा कि h क्या है, RE के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है। जो हाइट है अर्थ सरफेस से वो पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पहले इसको हम और ढंग से लिखें, G डैश इक्वल टू G 1 प्लस h अपॉन RE पर -2 लिख सकते हैं, जब ये ऊपर ले जाएंगे तो, ठीक है बच्चों। यहाँ से G डैश बराबर क्या हो जाएगा, G अगर h क्या है, RE के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस x टू द पावर n, ये उसी का फॉर्मेट बन रहा है ना। इस पूरे को देखिए, ये क्या बन रहा है, 1 प्लस x टू द पावर n, और ये हो जाएगा 1 प्लस x, यानी जो पावर है वो आगे आएगा। तो इसका जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा, वही मेरा सोल्यूशन होगा 1g, ठीक है, 1 प्लस ध्यान ये आगे आएगा -2 इंटू h अपॉन RE, ये पावर खत्म हो जाएगा। अब g डैश बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, g 1 माइनस 2h अपॉन RE। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप कहेंगे सर इससे बेनिफिट क्या हुआ, बहुत आसान है। अब इसका डिवाइड करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी फिर इसका स्क्वायर करेंगे,
उससे ज्यादा आसान है आपके लिए ये काम कर लेना। तो जब भी आपके इस क्वेश्चंस को पूछा जाए और आपको इस तरह की कंडीशंस आए तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो यही बायनोमियल थ्योरम का सबसे बड़ा एप्लीकेशन है हमारे फिजिक्स में कि जब हमें जरूरत पड़ेगा तो हम उसका इस्तेमाल अपने फिजिक्स में कर सकते हैं। देखिए बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिख रखा है, E = A 1 + डेल्टा T अपॉन T0 पे पावर 4 माइनस का 1। ये कोई आपको फिजिकल इक्वेशन ही दिख रहा है, भौतिकीय समीकरण है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे आप बताइए। अगर इस वैल्यू को सॉल्व करके आपने उसका 4 पावर किया, मान लीजिए वो वैल्यू कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, इतना बार गुणा करेंगे, टाइम इन्वेस्ट होगा, इसलिए हम बायनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। देखिए डेल्टा टी कह रहा है टेम्परेचर का डिफरेंस, इनिशियल टेम्परेचर। आप हमेशा याद रखिए टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम आएगा, 0.1 आएगा। और इनिशियल टेम्परेचर मान लीजिए किसी बॉडी का टेम्परेचर पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, बाद में वो 100.01 डिग्री सेल्सियस हो गया, या 101.1 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 1.1 डिग्री सेल्सियस, ये आएगा ना। अब बताइए 1.1 में 100 से डिवाइड करिए, ये हटा दीजिए, तो 11/1000, ये 1 से बहुत कम है ना बच्चों। सेम बात यहाँ पर भी वही हो रहा है कि यहाँ डेल्टा टी अपॉन टी नॉट है, तो चूंकि डेल्टा टी क्या है, बहुत छोटा है टी नॉट के कंपैरिजन में। बायनोमियल थ्योरम लगाइए, E = A, ध्यान दीजिए बच्चों, ये 4 कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 1 + 4 × डेल्टा टी अपॉन टी नॉट हो जाएगा माइनस का 1। देखिए ध्यान से, जो पावर था वो आगे आ गया, 1 + nx हो गया। अच्छा बच्चों आगे बढ़िए, E = क्या हो जाएगा, A, ये 1 ब्रैकेट कर लीजिए, 1 + 4 × डेल्टा टी अपॉन टी नॉट × टी नॉट माइनस 1। अब ये -1 + 1 कैंसिल हो गया, आपको सोल्यूशन में क्या मिल गया, E = A × 4 डेल्टा टी अपॉन टी नॉट। बहुत इजी वे में ये सारी वैल्यू आपको पता होगी, सॉल्व कर लेंगे आप आंसर को। तो एक एग्जांपल मैंने और बता दिया बायनोमियल थ्योरम का, प्लीज इसको पॉज करके नोट करिए। हो गया भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं जिसकी हमें जरूरत है, हमें जानना चाहिए इन क्वेश्चंस के बारे में। अगला बायनोमियल थ्योरम का जो मेरा क्वेश्चन है 99/100 का है। इसका कोई बताएगा जल्दी से, इसको आगे फटाक से बताइए, 99/100 का। वाह बहुत अच्छे, आप लोगों ने मुझे उम्मीद है कर लिया होगा, मैं भी करता हूँ। इसको 1 - 1/100 लिख सकते हैं क्या, देखिए तो सही लिखा है मैंने, 1 - 1/100। सोचो ना भाई, है ना, सही है, 100 बन जाए 100 में से बन जाएगा 99/100। अच्छा अभी भी मुझे शांति नहीं मिल रही, इसको थोड़ा और लिख सकते हैं, 1 - 1/100 पर 1/2। क्या ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। थोड़ा और सॉल्व करिए इसको, अब क्या हो जाएगा, देखिए 1/100, 1/100 क्या है, 1 से बहुत छोटा है, और जब बहुत छोटा तो पावर आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 - 1/2 × 1/100। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, अब ये हो जाएगा 1 - 1/200। अच्छा 200 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 में से 1 माइनस करेंगे तो 199/200। दिस इज आवर आंसर। तो देखिए ये हो गया बायनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशन। मैंने 3 एग्जांपल्स आपसे कराए। मेरे साथ इस चैनल पे बने रहिए, लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत सारे अच्छे मैथमेटिकल टूल्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ। पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, आज जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है लॉगरिथम, लघुगणक। मुझे पता है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि क्लास 9th में जो आपने लघुगणक पढ़ा होगा, खूब अच्छे से पढ़ा होगा, आपके टीचर्स ने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया होगा, बताया होगा। मुझे जो आपको पढ़ाना है, मैथमेटिक्स टूल्स बताना है, और सिर्फ वही चीज बतानी है जो हमारे फिजिक्स में अच्छे से अप्लाई हो, जिनसे हमारा काम चले। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, लॉगरिथम आपने नहीं पढ़ा है, क्लास 11th की मैथमेटिक्स में आपके मैथ के टीचर आपको पढ़ाएंगे। उम्मीद है इसी चैनल पे आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, परेशान ना होइए। तो लॉगरिथम में एक बात आप याद रखिए, जैसे मान लीजिए आपका लिख दिया a⁴x = n, कहीं पे लिखा हुआ है a⁴x = n, ठीक है। तो आपको अगर लॉग में चेंज करना है तो इसका लॉग में कैसे चेंज करेंगे, लॉग का ये जो a है, यहाँ जो आधार है वो बेस बन जाएगा, लॉग बेस a, n = x। जैसे 2⁵ = 8 होगा, ये सब लोग जानते हैं। इसको अगर लॉग में चेंज करें, इसका एग्जांपल समझें, तो ये हो जाएगा लॉग, ठीक है, 2 बेस रहेगा,
a की जगह यही रहेगी 8 और यहाँ क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह से आप समझ पा रहे हैं कि जब a टू द पावर x इक्वल टू n होगा तो क्या हो जाएगा log बेस a n इक्वल टू x। इतनी बात समझ में। log 1 की वैल्यू 0 होती है, बेस उसका अगर a है या 10 है जो भी है। log a टू द पावर जैसे मैं लिख दूं log बेस 2 और 2 की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला जो आपने पढ़ा है, क्योंकि सब चीजें आप पढ़े हुए हैं, बस एक बार मैं आपकी मेमोरी में लाना चाहता हूँ, रिवीजन में लाना चाहता हूँ। log m इंटू n के बारे में आपने पढ़ा होगा, बेस a हो तो क्या हो जाएगा बताइए, log a m प्लस log a m, बेस a रहेगा m प्लस n हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो ऐड हो जाएगा। log m अपॉन n है तो क्या होगा log m माइनस log n हो जाएगा। log a पे पावर m पे पावर n है, ये बेस है, m पे पावर n है तो जो पावर होगा वो कहाँ आ जाएगा आगे, तो n log a m हो जाएगा, बेस a रहेगा हमारा। आगे देखिए log e को log बेस e को log बेस 10 में कैसे बदलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको बहुत ज्यादा यूज करना है, केमिस्ट्री में भी यूज करना है, फिजिकल केमिस्ट्री में यूज होगा, ये इंटरमीडिएट की फिजिकल केमिस्ट्री में यूज होगा, आपके फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री में भी यूज होगा ये। तो फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत बम्पर यूज होने वाला है ये log का फार्मूला, इसको ध्यान दीजिए। log बेस e m को log बेस 10m में कैसे बदलेंगे, तो log बेस e m में 2.303 का मल्टीप्लाई कर दें, देखिए log बेस e m बराबर होता है 2.303 इंटू log बेस 10m होगा। मैं एक फिजिक्स में यूज करके, फिजिकल केमिस्ट्री में फार्मूला आएगा, फिजिक्स में भी आएगा, n इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। आप जब रदरफोर्ड और सोडी का रेडियो एक्टिवता संबंधी समीकरण पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा n इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। अब इस पे लॉग लगाइए, आप लघुगणक लगाइए, तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ध्यान से समझेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है बच्चों, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log n, ठीक है, इज इक्वल टू n0 इंटू e, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई है, m इंटू n है तो log m प्लस log n होगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों log n0 और प्लस log e माइनस लेम्डा t, log बेस e माइनस log बेस e log e माइनस लेम्डा t। अब क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा log n इज इक्वल टू log n0 माइनस, ये पहले आ जाएगा, पावर पहले आएगा ना, जो पावर पहले आएगा, और ये हो जाएगा माइनस लेम्डा टी log e। तो आपको जब भी फिजिक्स का कोई इक्वेशन दिखेगा और आप उस पर लॉग अप्लाई करेंगे तो इन सभी मूल फार्मूलों का आपका उपयोग करना पड़ेगा। तो लगभग चूंकि फार्मूला इसलिए मैंने पहले से लिख दे रहे हैं कि आपके समय बच जाए और मैं कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोवाइड कर सकूं। तो ये जो फार्मूले हैं लवगड़ा के बहुत बेसिक हैं, मुझे तो ये भी पता है कि आप ये सब पहले से जान रहे थे, बट एक बार कॉपी में नोट कर लें, एक बार आपके रिवीजन में आ जाए, इसलिए क्योंकि अभी फिजिक्स का जब अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे तो इसमें जरूर कहीं ना कहीं हमें अप्लाई करना होगा, तो इसलिए इसको अच्छे से पॉज करके नोट कर लीजिए। नोट हो गया, बोलिए। देखिए बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक है 4th नंबर, वो हमारा होगा अवकलन, डिफरेंशिएशन। अच्छा एक बात मैं आपको समझाऊं, अवकलन और समाकलन दो ऐसे टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स में जिनको इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स का स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। अगर आपने अवकलन और समाकलन को खूब अच्छे से पढ़ लिया तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एनडीए के हो जाते हैं। फिलहाल मुझे आज जो बात करना है डिफरेंशिएशन से, सिर्फ उतना बात करना है जिससे हमारा वर्क हो जाए, हम अपने आप को अच्छे से सेव कर लें फिजिक्स के न्यूमेरिकल के साथ। मान लीजिए y इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, एक कोई फंक्शन है y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, अगर ऐसे दिया हुआ है तो अगर हम इसका अवकलन करें तो कैसे हम लिखेंगे, इसका मूल रूप क्या होगा, फंडामेंटल फार्मूला क्या होगा, तो इसका फंडामेंटल फार्मूला होगा dy बाई dx। ठीक है बच्चों, dy बाई dx क्या पढ़ेंगे, इसको ddx पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं ddx, बाई वगैरह नहीं है, ये बटे का नहीं है, इसको पढ़ने का ढंग है ddx। ठीक है, को है ddx, तो क्या हो गया ddx y इक्वल टू हो जाएगा ddx x टू द पावर n, जहां y हमारा रख दिया, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा nx, जो पावर वो पहले आता है n माइनस 1, इसको सॉल्व करने पे ये हमें फॉर्मूला मिलेगा। यहाँ से बल्कि हम यहाँ से समझे तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपसे बस इतनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि कहीं भी आपको ddx x टू द पावर n लिखा है तो nx n माइनस 1 होना चाहिए। एक बात का ध्यान रखेंगे, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ होना चाहिए, दोनों वेरिएबल सेम होने
चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर ये आया कैसे, हुआ कैसे, क्या है डिफरेंशिएशन, क्या होता है। तो ये सारी बातें मैथमेटिक्स में आपको सीखनी है, आपको सिखाई जाएंगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ नहीं जानना है, जानना चाहिए, लेकिन मैं आपको उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे हमारे फिजिक्स को कोई भी परेशानी ना हो। हाँ, ये अलग बात है कि इसका प्रूफ वगैरह सब होता है, फंक्शन वगैरह लिमिट वगैरह करके पूरा प्रूफ होगा, बट हम इन चीज़ों पर चर्चा आज नहीं करेंगे। मैथमेटिक्स वाले टीचर आपको करेंगे, बिल्कुल उनसे समझने की कोशिश करिएगा। तो डी डी एक्स एक्स टू दी पावर याद आएगा तो यानी एक्स एन माइनस वन, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली बात, इस प्रकार हम क्या कंक्लूजन दे सकते हैं कि जो थ्योरम वन मिला हमें कि डी डी एक्स एक्स टू दी पावर एन, वो क्या होगा, एन एक्स एन माइनस का वन। दूसरा याद रखिएगा कि डी डी एक्स एक्स हो तो इसकी वैल्यू वन होती है। अच्छा, ये कैसे होती है, ये तो हम समझ ही लेंगे इस फार्मूले को अभी यूटिलाइज करके। एक बात और जानेंगे, डी डी एक्स सी की वैल्यू जीरो होती है। कोई भी कांस्टेंट चीज हो और उसका हम अवकलन करें तो उसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो। जैसे डी डी एक्स 8 हो, 8 अंक है, तो अगर 8 कोई डिजिट है, यहाँ पे जैसे यहाँ एग्जांपल में कहता हूँ कि डी डी एक्स 8 की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगी जीरो। ठीक है बच्चों, तो आपको ये तीन बेसिक फार्मूले एकदम अपने दिमाग में बैठा लेने हैं अवकलन के, जिनका आपको प्रयोग करना है अपने फिजिक्स में, बहुत अच्छे से इसको यूटिलाइज करना है और इसी यूटिलाइजेशन के थ्रू आपको अपने न्यूमेरिकल्स सॉल्व भी करने हैं। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने आ गया डी डी एक्स एक्स, तो इसको मैं समझाऊं कैसे वन हुआ है। एक्स पे कुछ भी पावर है तो वन पावर तो समझोगे ही। अब देखो जो पावर है वो आगे आएगा, बिल्कुल आ गया। देखो जो पावर है वो कहाँ आएगा, आगे आएगा ना, एक्स टू द पावर एन है तो एन आगे आ गया, और जो हमारा बेस है वो बेस रहेगा, और जो पावर है वो वन माइनस हो जाएगा। तो वन इंटू एक्स पे पावर जीरो, एक्स पे जीरो की वैल्यू होती है वन। किसी अक्षर पर, ठीक है, किसी वेरिएबल पर जीरो पावर होगा तो उसकी वैल्यू वन होती है। तो वन इंटू वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि डी डी एक्स एक्स पर पावर माइनस वन बाई थ्री है तो क्या होगा बच्चों, चलिए देखिए, ये जो पावर है वो पहले आ जाएगा तो माइनस वन बाई थ्री हो जाएगा, और एक्स पर क्या हो जाएगा, जितना पावर है उसमें से वन माइनस हो जाएगा, तो माइनस वन बाई थ्री एक्स टू द पावर माइनस का फोर बाई क्या हो जाएगा, थ्री। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, ये डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूले। अभी कुछ और बातें करेंगे डिफरेंशिएशन पे। चलिए और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है इसको सीखना हमें। जैसे y इक्वल टू मान लीजिए दे दिया 3x पर क्यूब, इसके लिए हमें करना हो तो क्या करेंगे, बहुत अच्छे से समझिए। एक फॉर्मूला आप ऐसे भी लिख लीजिए, डी डी एक्स के एक्स टू दी पावर एन। ये क्या होगा भाई, इसमें के बाहर हो जाएगा, डी डी एक्स एक्स टू दी पावर एन बचेगा, और के इंटू एन एक्स एन माइनस वन, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। दैट मीन्स अगर यहाँ कोई कांस्टेंट है, अचर राशि है, तो बाहर हो जाना है। देखिए ये अचर राशि है ना, नॉन वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, बाहर होगा। चलिए पहले करते हैं, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बताइए, डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स। डी डी एक्स है बच्चों, बार बार डी वाई डी एक्स पढ़ रहे हैं, ये डी डी एक्स ही लिखा हुआ है, डी डी एक्स थ्री एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, थ्री बाहर हो जाएगा, डी डी एक्स एक्स क्यूब। अब यहां से समझिए, ये बहुत अच्छे से समझिए, जो पावर है पहले आएगा, ये पहले आएगा तो क्या होगा, थ्री इंटू का थ्री, ठीक है भाई, जो पावर पहले आएगा, और एक्स हमारा बेस वही रहेगा, और इसमें से एक माइनस हो जाएगा तो थ्री माइनस का वन, तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, x प्लस टू का होल स्क्वायर y इक्वल टू, ठीक है। तो एक काम आप ऐसे करिए कि पहले इसको प्रसार कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्स स्क्वायर हो गया, टू का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू एक्स। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस टू टू जा फोर प्लस फोर एक्स। अब इसका करिए, ठीक है, इस पूरे का करिए तो क्या होगा भाई, चलिए आइए देखते हैं, इसको ब्रैकेट ना लगाइए। तो आप लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, जो y की वैल्यू मैंने पुट कर ली। अब करना क्या है, अब तो आपके तीन फंक्शंस हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, सबका बारी बारी मल्टीप्लाई कर लीजिए। डी डी एक्स एक्स स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें फिजिक्स में बहुत यूज मिलेगा। डी डी एक्स एक्स स्क्वायर, फिर हमें डी डी एक्स फोर
प्लस डी डी एक्स 4x। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, जो पावर वो पहले आएगा तो हो जाएगा 2x। ठीक है, जो पावर वो पहले आया 2x, 2 माइनस 1, देखिए n माइनस 1, जो पावर है वो पहले आएगा और जो पावर है वो एक कम हो जाएगा, प्लस डी डी एक्स 4, कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, 4 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है डी डी एक्स एक्स होगा। इसकी वैल्यू आपको बताया कि बच्चों 1 होती है, तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा, यहां दिख नहीं रहा होगा, आगे कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 2x पर 1, ठीक है, और प्लस का 4। दिस इज आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। प्लीज पॉज करके इसको भी नोट करिए फटाफट। कुछ और एग्जांपल्स कराऊं मैं, मान लीजिए कुछ और एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि x इक्वल टू 4t³ प्लस 5t² प्लस 8, मान लीजिए ऐसा है। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी इस तरह से डिपेंड की गई, अच्छा इस इक्वेशन द्वारा दी गई है। तो अगर मैं इसके लिए आपको बताऊं, इसके लिए हम ddx निकालें तो क्या होगा, ddx x टू द पावर n, ऐसे करेंगे। बट अब ध्यान दीजिए, आपने यहाँ पे जो वेरिएबल है वो t के रिस्पेक्ट में, x का जो मान है वो t के रिस्पेक्ट में डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे हम ddx में लिख करके d dt और यहाँ लिखेंगे x टू द पावर x। ठीक है, अब क्या होगा, d अपॉन dt या d dt क्या हो जाएगा, 4t³ प्लस 5t² प्लस 8। मैंने एक बच्चों एक बात कही थी आपसे कि जो वैल्यू हमारे पास यहाँ है वही यहाँ होनी चाहिए। ये तो हमारा फंक्शन हो गया, मैं y बराबर भी लिख सकता हूँ, कोई कोई दिक्कत नहीं, y बराबर, और y की जगह हमने वैल्यू रखा तो नीचे यहाँ x नहीं रहेगा, यहाँ भी वही होना चाहिए जो यहाँ है। ठीक है, अब आइए तो क्या होगा, d dt 4t³ प्लस d dt 5t² प्लस d dt 8। ठीक है, अब आइए जो ये देखिए, जो ये कांस्टेंट है ये बाहर हो जाएगा। एक स्टेप आपको करके दिखा दे रहा हूँ, ये स्टेप आप छोड़ भी सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर लिया तो। 4 3 जो डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो 4 फिर क्या हो जाएगा बच्चों, d dt t³, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 5 d dt t²। ठीक है, ये प्लस 0 हो गया, इसको छोड़ ही दीजिए। अब आइए, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 इंटू पहले आएगा 3 और t और एक माइनस हो जाएगा तो t², 5 ऐसे ही जाएगा, 2 पहले आएगा और एक माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1 यानी कि t। अब यहाँ सोल्यूशन क्या हो जाएगा मेरा, 4 3 12 t² प्लस 10 t। दिस इज द आंसर। तो जब भी बच्चों आपको कोई भी फंक्शन दिया होगा उसमें आप ये चेक करिएगा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में आप नीचे वाला भी लिखेंगे और फिर उसका ऑपरेट करेंगे। मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप इस बात को लेकर के परेशान मत होइए कि हाउ एंड वाई, ये फार्मूला आया कहाँ से, कैसे हम इस फार्मूले को लाए हैं, डिराइव किए हैं। मैं बस आपको इसका एप्लीकेशन बता रहा हूँ, इस फार्मूले को यूटिलाइज कैसे करेंगे, वही हमारे लिए ज़रूरी है फिजिक्स में, फिजिकल टूल्स के अकॉर्डिंग। और अगर मैथमेटिक्स में जाएंगे तो इसको घोल के आपको टीचर पिलाएगा, पढ़ाइए, परेशान ना होइए, इसको खूब अच्छे से पढ़ाया जाएगा आपको, टीचर्स को खूब अच्छे से आपको सिखाएंगे। बस आपको अभी थोड़ा सा ध्यान देना है कि इन बातों को अच्छे से समझने की कोशिश करिए, ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो बातें हैं ddx को लेकर के, अवकलन को लेकर के, अगर हम इनके अलावा कोई और भी एग्जाम्पल लेने की कोशिश करें तो बिल्कुल एज सच ही हम कर पाएंगे उसको भी। तो इसको पॉज करके नोट करिए, फिर अगला मैं आपको बताता हूँ। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। मान लीजिए y बराबर ax प्लस, एक अगला क्वेश्चन जो हम बना रहे हैं वो क्या है, y बराबर ax प्लस b अपॉन एक्स क्यूब। दिस वन इज द क्वेश्चन, y बराबर ax प्लस b अपॉन एक्स क्यूब। चलिए इसका करिए अवकलन फटाक से, सब लोग करिए, हो गया, जल्दी करिए, क्या है आंसर, हो गया, चलिए बहुत अच्छे। क्या लिखेंगे, dy बाई dx इक्वल टू d अपॉन dx, सॉरी ddx, dy बाई dx या ddx बाई क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू रखिए ax प्लस b अपॉन एक्स क्यूब। अब क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझिए, अब आप इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों क्या होगा इसका, ddx ax प्लस b अपॉन एक्स क्यूब, मल्टीप्लाई करिए dy बाई dx, या हम ddx y बताएं तो ddx, ध्यान दें, ax प्लस ddx b, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो x टू द पावर -3
डी एक्स टू द पावर माइनस 3। अब आगे बढ़िए भाई, ए कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, डी डी एक्स एक्स प्लस बी बाहर हो जाएगा, डी डी एक्स एक्स टू द पावर माइनस 3। आगे क्या करेंगे बच्चों, डी डी एक्स ये 1 ए हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जो यहाँ बचेगा ये माइनस आएगा पहले, तो प्लस माइनस माइनस 3b और एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए -3 आ जाएगा तो -3b हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा इस b में, और x पर -3 और उसमें -1, सॉरी -4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a माइनस क्या हो जाएगा 3b x टू द पावर -4। पॉज करके इसके सॉल्यूशन को भी आप नोट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने डिफरेंशिएशन के बहुत सारे फॉर्मूले बोर्ड पे राइट डाउन कर रखे हैं। इन सभी फॉर्मूलों को हम यूटिलाइज करेंगे अपने फिजिक्स में। मैं ऐसा नहीं कहता कि सारे यूज हो जाएंगे, कुछ ना कुछ जरूर यूज होगा। कुछ फॉर्मूलों को आप ऐसे लर्न कर लीजिए। डी डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। अब आपसे कोई पूछे कभी ऐसे यार बैठते रहो तो अपने छोटे भाई से कहो बताओ आपको डी डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, तो कहता है नहीं मालूम, तो कहते हो आप कॉस एक्स होता है यार, ऐसे ही याद कर लीजिए आप। तो डी डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स, डी डी एक्स कॉस एक्स का क्या होगा साइन एक्स। कभी कभी अपने दोस्त को फोन करिए जो आपका क्लासमेट है, उससे कहिए कि यार डी डी एक्स कॉस एक्स का बताओगे, तो बताएगा यार कुछ और होता है, तो आपको नहीं ऐसा होता है, साइन एक्स होता है, पढ़े आप। तो आप जब इन चीजों को डिस्कस करेंगे एक दूसरे से तो फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। क्वेश्चन करने से फॉर्मूले और आसानी से याद होते हैं। तो डी डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स। डी डी एक्स टैन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। डी डी एक्स कॉट एक्स क्या होता है बच्चों, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी डी एक्स सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। डी डी एक्स कॉसेक एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, ये सीक्वेंस आगे पीछे भी हो सकता है, टैन एक्स इंटू सेक एक्स भी हो सकता है, कॉट एक्स इंटू माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स बहुत कमाल का है, इसका आंसर ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। जो यहाँ है वो सीधा सीधा नोट करना है। डी डी एक्स tan इनवर्स एक्स, इसका आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन, देखिए tan के बाद कॉट आता है ना, तो इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ साइन का है, कॉट में माइनस है, tan में प्लस। इसी तरह से देखिए डी डी एक्स साइन एक्स में 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और जब डी डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स है, किसकी बात कर रहे हैं हम, डी डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमारा साइन क्या हो जाएगा, यहाँ छूट गया है, माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स लॉग बेस ई एक्स का क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे डी डी एक्स लॉग बेस ई एक्स का होगा 1 अपॉन एक्स। डी डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स है, cot इनवर्स एक्स में माइनस, tan इनवर्स एक्स में प्लस, sec इनवर्स एक्स में प्लस है 1 अपॉन x रूट x स्क्वायर प्लस 1। तो जब cosec इनवर्स x होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। प्लीज इसको पॉज करके फटाफट नोट करिए, फिर और भी कुछ क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के करते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया y बराबर साइन स्क्वायर x, इसका क्या करेंगे, साइन x का पढ़े हैं सर, y बराबर साइन x होगा तो डी डी एक्स साइन x का तो cos x अभी बताए हो, लेकिन डी डी एक्स साइन स्क्वायर x का कैसे करेंगे, तो या साइन x स्क्वायर इसका हम कैसे करेंगे, ठीक है, साइन x स्क्वायर हो जाए, साइन स्क्वायर x नहीं, साइन x स्क्वायर। अब इसका हमें अवकलन करना है, तो क्या करेंगे, पहले dy बाई डी एक्स, बहुत अच्छे, तो डी बाई डी एक्स साइन x स्क्वायर। तो साइन x का तो पता है, साइन x स्क्वायर का नहीं पता है, तो कुछ नहीं करना, जो वेरिएबल है इसको मान लीजिए, x स्क्वायर को t मान लीजिए। जब x स्क्वायर t मानेंगे तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, डी डी एक्स साइन t का स्क्वायर हो जाएगा, और सॉरी साइन t हो जाएगा। x स्क्वायर की जगह हमने क्या मान लिया, t मान लिया। तो अब बताइए, मैंने भी कुछ देर पहले बताया था कि डी डी एक्स साइन x होता है, यहाँ x होना चाहिए तभी तो हम इसको cos x लिख सकते थे, बट है नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, डी डी एक्स, ठीक है, साइन t इंटू डी टी अपॉन डी टी, डी टी से गुणा डी टी से भाग। अब क्या होगा, इसको थोड़ा सेट कर लीजिए, d अपॉन डी टी, इसको यहाँ लिख जाइए, साइन t प्लस डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है बच्चों। डी डी टी साइन t क्या होगा, अरे भाई डी डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स होता है, ये कॉस t हो जाएगा बस, और क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस t।
अगर यहाँ डी डी एक्स साइन एक्स होता तो कॉस एक्स लिखते हैं, डी डी टी साइन टी है तो कॉस टी लिखेंगे, प्लस डी अपॉन डी एक्स, जहां टी है वहां क्या रख सकते हैं एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने वही माना था, यहां भी हम रखेंगे अगले स्टेप में, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस, अब क्या होगा प्लस नहीं है सॉरी इंटू है, इंटू क्या हो जाएगा बच्चों इंटू 2 पहले आएगा 2 x टू द पावर 2 माइनस 1, तो इसका फाइनल सोल्यूशन क्या हो जाएगा मैं यहां लिखता हूं, और साइन एक्स स्क्वायर का अगर हमने किया डी डी एक्स, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या मिल जाएगा कॉस, इसको पहले लिख लें 2x कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज आवर सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। प्लीज इसको पॉज करके फटाफट नोट करिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की आपसे बात कर सकूं। हो गया होगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग रहने वाला है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन जो आपको मैं देना चाह रहा हूं वह है log sin x का, y इक्वल टू log sin x। करिए फटाक से, सोचिए सोचिए, सोच लिया भाई? हाँ बिल्कुल सोच लिया, बहुत अच्छे। क्या करेंगे फटाफट बताइए, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स सॉरी डी डी एक्स लॉग साइन एक्स। अच्छा हम लॉग एक्स का पढ़े हैं, डी डी एक्स लॉग एक्स 1 अपन एक्स पढ़े हैं, तो ये 1 अपन एक्स तो है नहीं, तो साइन ही एक्स है, तो क्या करेंगे माना कि साइन एक्स इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा भाई ये हो जाएगा टी डी एक्स इंटू लॉग टी हो जाएगा, और फिर यहाँ पे x और वहां t है, फिर हमारा अवकलन नहीं होगा, तो क्या करेंगे डी डी टी लॉग टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। देखिए ध्यान से, डी टी अपॉन डी टी से ऊपर नीचे गुणा भाग किया है, और डी टी अपॉन डी टी से करेंगे तो डी एक्स की जगह डी टी लगा दिया। अब इसको सॉल्व करिए आगे, फटाफट थोड़ा जल्दी करिए। लॉग टी का क्या होगा 1 अपॉन टी, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स होता है, इंटू डी डी एक्स, और टी की जगह क्या है साइन एक्स है। चलिए बच्चों 1 अपॉन टी की वैल्यू क्या है साइन एक्स, इंटू और डी डी एक्स साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा tan x। दिस इज योर आंसर। प्लीज पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिए। क्या हुआ, कुछ गलत हुआ है क्या? यस, कॉट अपॉन साइन क्या होता है कॉस अपॉन साइन होता है कॉट एक्स, तो ये बात तो होनी चाहिए। चलिए प्लीज पॉज करके इसको नोट करिए, फिर इनके कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। अभी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए y बराबर आ गया 3x² प्लस 7 और दूसरे ब्रैकेट में 6x प्लस 3। अब ये देखिए ये 2 फंक्शंस हो गए, ठीक है, y इक्वल टू u इंटू v के टर्म में हो गया। मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, y इक्वल टू u इंटू v के टर्म में हो, ठीक है। तो हम इसका कैसे करते हैं, देखिए d अपॉन डी एक्स वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स u इंटू v। अब देखिए क्या होगा u इंटू डी अपॉन डी एक्स v प्लस v इंटू डी अपॉन डी एक्स u, ठीक है। पहले के साथ पहले हम दूसरे का करेंगे। देखिए किसी एक का पहले u पहले तो u को बाहर कर लिया, पहले v का कर दिया, फिर v को बाहर किया तो किसका कर लिया u का कर लिया। तो 2 फंक्शन जब हमारे पास होंगे तो हमें पहले एक को कांस्टेंट मान करके उसको बाहर करके फिर दूसरे का करेंगे। इसका न्यूमेरिकल है, इसका प्रूफ है, आपको इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाएगा। मैं आगे बात करता हूँ सीधे सीधे अपने प्रॉब्लम में। तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स वाई इक्वल टू डी डी एक्स 3x² प्लस 7 और 6x प्लस 3, ठीक है बच्चों। ये बाहर कर लीजिए तो क्या होगा 3x² प्लस 7 डी डी एक्स क्या होगा 6x प्लस 3, ठीक, प्लस अगला क्या हो जाएगा डी डी एक्स, सॉरी देखिए इसको बाहर करके इसका अवकलन कर रहे हैं, अब इसको बाहर कर लेंगे 6x प्लस 3 बाहर हो गया। अब क्या होगा डी डी एक्स 3x² प्लस 7। बाकी काम बहुत आसान है, प्रीवियस जैसे मैंने बताया वैसे करना है। पहले 3x² प्लस 7 इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो क्या होगा डी डी एक्स 6x प्लस डी डी एक्स 3, ठीक है, प्लस इसको रख दीजिए 6x प्लस 3, ठीक है। यहाँ क्या होगा बच्चों डी डी एक्स 3x², समझ पा रहे हैं आप, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस, कुछ नहीं कर, प्लस डी डी एक्स 7, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़िए, देखिए ध्यान से 3x² प्लस 7 इंटू
क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 6 बाहर होगा और डी डी एक्स, देखिए 6 बाहर हो जाएगा तो बचेगा dx अपन dx, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 0 हो गया तो यहाँ बचेगा केवल और केवल 6, ठीक, प्लस यहाँ ध्यान दीजिए 6x + 3 इंटू, यहाँ क्या होगा, 3 पहले बाहर आएगा, ये आएगा, ये घात भी पहले आएगा तो 3 गुना 6 और ये घात 1 कम हो जाएगा तो 6x केवल बचेगा, 7 का तो 0 हो जाना है। अब कुछ मत करिए, मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, 6 3 के 18x² प्लस 7 6 के 42 प्लस 6 6 को 36x² प्लस 6 3 के 18x। अब क्या करेंगे भाई, इसको और इसको ऐड करिए, 54 हो जाएगा, 36 और 18, ठीक है, 54x² प्लस 18x प्लस 42, दिस इज योर आंसर। दिस वन इज द टू फंक्शंस, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो पहले फर्स्ट को बाहर कर लिया, सेकंड का पहले अवकलन किया, ठीक है, फिर सेकंड को बाहर कर लिया, फर्स्ट का अवकलन किया, यही आपका प्रोसेस चलेगा। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन को। y इक्वल टू अगर u/v है, ठीक है, कोई फंक्शन है u/v, वो सब चीजें मैं एकदम बेसिक कर रहा हूँ ऐसे कि आपको समझ में आए, मैं गणित नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आपको फिजिक्स को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं उन चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि जो हमारे फिजिक्स में काम आए, फिजिक्स को हमें बहुत अच्छे से सिखाए, ठीक है। y इक्वल टू u/v है, मान लीजिए इसका करना है तो क्या होगा, dy इक्वल टू dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों u/v है, कोई फंक्शन है जो u/v के टर्म है, देखिए इसको ऐसे लिखते हैं f1x f2x, ऐसे होगा, ठीक है। आपको बहुत परेशानी होगी, कुछ लोग सोच रहे हैं गणित गलत पढ़ा रहा है, ये गलत सलत पढ़ा दे रहा है, तो वो बहुत परेशान होंगे मुझसे। dy/dx इक्वल टू ये हो जाएगा f2x, ध्यान दीजिए f2x इंटू d/dx, ठीक है, f1x माइनस f1x इंटू d/dx f2x अपॉन f2x का होल स्क्वायर, दिस वन इज द फॉर्मूला। अब आप सोच रहे होंगे यस अब सर ने गणित पढ़ाया है, क्योंकि यही चीज तो गणित में होता है, फंक्शन होता है, पता नहीं क्या क्या। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मैं इतने सारे नए टर्म्स आपके बोल करके आज आपको कंफ्यूज नहीं करने आया हूँ, मेरा ये काम नहीं है। मैं बहुत सारा जानता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ और आपको मैं कुछ ना सिखा पाऊँ तो मेरे उस ज्ञान का, मेरे उस नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। मैं कितना इजी वे में आपको वो चीज़ें सिखा रहा हूँ, मुझे जो पता है कि अवकलन मेरा सब्जेक्ट है ही नहीं, मेरा टॉपिक है ही नहीं। मैथमेटिक्स के ब्रॉड तरीके से आपको पढ़ने के लिए आपको टीचर्स पढ़ाएगा, बिल्कुल फिजिक्स का टीचर को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आपको पता नहीं होगा, मैं भी वही बता रहा हूँ बच्चा, अगर आप मैथमेटिक्स के हैं तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है मैथमेटिक्स में, बट मुझे यहाँ पे वही चीज़ बतानी है जिससे आप बहुत अच्छे से आगे कर ले जाएं, आपको परेशानी ना हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ अगर आपके सामने रहती है f1x, ठीक है, दो फंक्शन दिए जाएंगे तो उसके लिए अगर वो डिवाइड के केस में, मल्टीप्लाई के केस में फॉर्मूला ऐसे होगा, देखिए जो मैं लिखा था ना वही चीज़, f1x इंटू f2x, इसको क्या लिखा था मैं, dy/dx, ठीक है। आप तो क्या लिखा था बताइए, dy/dx f1x इंटू ddx f2x प्लस फिर लिखे थे f2x, ठीक है, इंटू ddx f1x, लिखे थे कि नहीं लिखे थे, बोलिए। तो जब मल्टीप्लाई था तो प्लस लगाए, डिवाइड है तो माइनस लगाए, बस इसमें नीचे याद रखना है कि f2x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन करेंगे वैसे इस तरह का क्वेश्चन करेंगे, ऐसे भी डिवाइड का क्वेश्चन आएगा, सेम फार्मूले में रख लेंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो प्लीज इस फार्मूले को भी राइट करें। इसके बाद जो मुझे पढ़ाना है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको जल्दी राइट करिए। इसके साथ साथ आप एक बात भी सोच रहे होंगे, सर अभी तक एग्जाम्पल बताया उसका क्यों नहीं बता रहे, लग रहा है सर को नहीं आ रहा है, यही सोच रहे होंगे, कोई बात नहीं, बता ही देते हैं। अगर आपको कोई फंक्शन दे दिया तो y इक्वल टू, ठीक है, log x अपॉन e टू द पावर x, ठीक है, एक फंक्शन आ गया आपका, y इक्वल टू क्या आ गया आपका, दो फंक्शन हो गए log x अपॉन e टू द पावर x, ठीक है, ये f1x f2x, क्या करना है, dy/dx। ध्यान से समझिए, जब हम ये u और ये v में मान रहा था, इसीलिए मैं u और v के टर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ये u मान रहा था और ये v मान रहा था, ठीक है बच्चों। तो आप क्या करेंगे, पहले
इसको पहले लिखेंगे, v वाले को पहले लिखेंगे, यानी सबसे पहले आप अंश का अवकलन करेंगे, हर को बाहर करेंगे तो ex इंटू डी डी एक्स लॉग एक्स होगा, फिर माइनस, अब किसका करेंगे, अब हर का करेंगे, तो लॉग एक्स डी टी एक्स क्या हो जाएगा e टू द पावर x अपॉन जो नीचे है उसका कुछ नहीं करना है, सीधे स्क्वायर कर देना, बाकी सॉल्यूशन तो आपको पता है। अच्छा नहीं पता है, मैं कर रहा हूँ भाई, e टू द पावर x इंटू लॉग x डी डी एक्स लॉग x, फॉर्मूला लिखा है, क्या होता है 1 अपॉन x होता है, क्या होता है बच्चों 1 अपॉन x होता है, ठीक है, तो ये हो गया 1 अपॉन x, ठीक। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, माइनस लॉग x को रहने दीजिए, e टू द पावर x का मैंने बताया था कि ये वही रह जाएगा, e टू द पावर x ही रह जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अपॉन ये क्या हो जाएगा e टू द पावर x का स्क्वायर, ऊपर e टू द पावर x कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 अपॉन x माइनस लॉग x अपॉन e टू द पावर x का होल स्क्वायर, एक कट जाएगा आपका, कटेगा ना। अब आपका सोल्यूशन क्या बन जाएगा बच्चों, थोड़ा जल्दी बता दीजिए, आपका सोल्यूशन बन जाएगा 1 अपॉन x माइनस लॉग x अपॉन e टू द पावर x, दिस इज योर आंसर। जल्दी नोट करिए, फटाफट नोट करिए, हो गया, ठीक है। अब आइए, अब जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको फिजिक्स में ही मिलना है, मैथमेटिक्स में तो मिलना ही मिलना है, ठीक। कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि किसी फंक्शन का मान अधिकतम कब होगा और किसी फंक्शन का मान न्यूनतम कब होगा। जैसे y इक्वल टू अगर लिख दे fx, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुने कि x के फलन fx का मान कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा। तो y बराबर fx दिया है और आपसे पूछ रहा है कि इसका अधिकतम मान कब होगा और न्यूनतम मान कब होगा, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, ध्यान से सुनिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करना होगा, ठीक है, यानी कि जो आपको फंक्शन दिया होगा दैट इज डी डी एक्स एफ एक्स की वैल्यू आपको क्या लानी होगी 0, 0 के बराबर करेंगे तो आपको कोई एक इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। अगर ये 3 घात का होगा तो 2 घात में आएगा, जो भी आएगा उसका फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करके उसके मूल प्राप्त कर लीजिए। देखिए आपको करना क्या होगा, y इक्वल टू एफ एक्स दिया है तो आपको इसको पहला अवकलन करना होगा, सिंपली आपको जो वैल्यू दी गई होगी उसका अवकलन करिए और उसको 0 के बराबर करिए। बराबर करने के बाद वो समीकरण बनेगा, उसको हल करके उसके मूल ज्ञात करिए। यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि प्राप्त समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे, पहले उनके रूट्स फाइंड, उनके मूल फाइंड कर लीजिए, उनके रूट्स फाइंड कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप इसका मूल ज्ञात कर लिए, ठीक है, मूल ज्ञात करने के बाद फिर क्या करिए, जो आपको यहाँ से वैल्यू मिला हुआ है प्राप्त समीकरण का, फिर क्या करेंगे, पुनः प्राप्त समीकरण का द्वितीय अवकलन कर देंगे, ठीक है। यानी कि जो हमें वैल्यू, जो वहां से इक्वेशन मिलेगा dy बाई डी एक्स का, वहां पे जो हमें इक्वेशन मिलेगा dy बाई डी एक्स को सॉल्व करने पर उसका हम जो भी इक्वेशन मिलेगा उसका फिर अवकलन कर देंगे, एक बार और अवकलन करेंगे, और अब अवकलन करेंगे तो ये कैसे दिखेगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। एक बार और अवकलन करेंगे तो d2y अपॉन क्या लिखा जाएगा उसको, dx स्क्वायर, ठीक है। और अगर d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू, ध्यान दीजिए, अगर इसकी वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव आए और निगेटिव आए, दो चीजें आ सकती है मूल का मान रखने पर। ये पॉजिटिव निगेटिव कब आएगा, जब मूल का मान रखेंगे, जब मूल रखेंगे, जो मूल आपने क्या किया होगा वो d2y अपॉन dx की जो वैल्यू आएगी, इसका जो वैल्यू आएगा, जो नया इक्वेशन बनेगा उसमें मूल रखेंगे, और उसमें जब मूल रखेंगे और मूल रखने पर जब पॉजिटिव आएगी, ध्यान से सुनिए, जब d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो आप कहिएगा कि y जो होगा वो मिनिमम होगा, y क्या होगा, y मिनिमम होगा, और जब निगेटिव आएगी तो कहिएगा कि y क्या होगा, मैक्सिमम होगा।
ये दो बातें समझ में आई? फिर से समझाता हूँ बहुत अच्छे से, ध्यान से सुनिए। कहते हैं कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। कहते हैं कि इसके लिए मैक्सिमा और मिनिमा की क्या कंडीशन होगी। तो आप ये ध्यान दीजिए, मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन के लिए आपको क्या करना होगा, पहले क्या करना होगा, dy बाई डी एक्स को जीरो कर लेना होगा। सीधा सीधा बात समझ लीजिए। अगर वो इक्वेशन जो आपको दिया गया है, जो आप एफ एक्स दिया, जो फंक्शन आपको दिया गया है, उसका आप अवकलन करिए फर्स्ट स्टेप में। अगर वो जीरो आता है तो उसको छोड़िए, उसके बाद उसको इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करके उसके मूल ज्ञात कर लीजिए। जैसे कोई भी इक्वेशन बनेगा, उसके अभी एग्जाम्पल से समझेंगे, उसके मूल ज्ञात कर लीजिए। मूल ज्ञात करने के बाद जो आपको dy बाई डी एक्स का मान मिला है, उसका पुनः अवकलन कर दीजिए। एक बार और अवकलन करने के बाद उस अवकलन से जो वैल्यू मिलेगी अवकलन करने पर, उसमें मूल का मान रखिए। अगर मूल का मान रखने पर धनात्मक आता है तो कहिएगा कि वो मिनिमम होगा उसी अक्ष पर, और अगर ऋणात्मक आता है तो उसी अक्ष के लिए वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। चलिए इसको पॉज करके नोट करिए। तो फिर एक क्वेश्चन कराता हूं आपको मैं। हो गया? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं मैक्सिमा और मिनिमा का, ताकि आपको ये सारी चीजें आपको बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाए। जैसे एक क्वेश्चन है एक्स क्यू माइनस 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 12, ठीक है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, सही होना चाहिए। एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस कर दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए। चलिए अब आइए, इसके लिए आपको बताना है कि x के किस मान के लिए एफ एक्स की जो वैल्यू है, जो हमारा एफ एक्स दिया गया है, x के किस मान के लिए महत्तम और न्यूनतम होगा। आपको बताना है कि x के किस मान के लिए क्या होगा, महत्तम व न्यूनतम होगा। कौन? एफ एक्स महत्तम व न्यूनतम होगा। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए एक बार बोर्ड पे आपके सामने जो लिखा हुआ है। आपको बताना है कि x के किस मान के लिए एफ एक्स महत्तम व न्यूनतम होगा। पहला स्टेप क्या था, इसका अवकलन करें। चलिए सॉल्व करेंगे इसको। देखिए एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 12। तो क्या करेंगे, डी टी एक्स एफ एक्स निकालेंगे। क्या होगा भाई, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, है कोई बताने वाला? चलिए आप लोग सॉल्व करते रहिए अपनी मर्जी से। तो डी डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स क्यूब, मैं मल्टीप्लाई भी करते जा रहा हूँ, माइनस डी डी एक्स 9x स्क्वायर प्लस डी डी एक्स 24x माइनस क्या हो जाएगा, बोलिए, डी डी एक्स 12। और मैंने कहा कि जब हम इसका प्रथम अवकलन करेंगे तो हमने बताया था कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, जीरो। वाई की जगह एफ एक्स है तो इसकी वैल्यू जीरो करेंगे, यानी हम पूरा क्या लिखेंगे, जीरो। तो जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी करिए। ये पहले आएगा तो 3x स्क्वायर माइनस ये आएगा पहले 9 टू जा 18x, ठीक है। ये पहले आ जाएगा 9 टू जा 18 और x अब पावर एक कम हो जाएगा, 24 यहाँ के में बचेगा प्लस 24। ये तो हो गया खत्म, जाने दीजिए। तो आपको जो मिल गया इक्वेशन वो क्या मिला, देखिए 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24 इक्वल टू 0। 3 सब में कॉमन दिख रहा है, डिवाइड करिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 से डिवाइड करिए, कट जाएगा, यस 8 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, 4 गुना 8 और 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6। अब इसका फैक्टर कर लीजिए बच्चों। इसका फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। देखिए फैक्टर। अब यहाँ ध्यान दो बच्चों, यहाँ मिला ना आपको द्विघात समीकरण का गुणनखंड करना यूज मिला ना इसी फिजिक्स में। इस बात का ध्यान दीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब यूज करना पड़ेगा आपको। क्या हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन लीजिए तो x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लीजिए, x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, x माइनस 4 कॉमन ले लीजिए और x माइनस 2 कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ से x इक्वल टू 4 मिल गया और एक बार x इक्वल टू क्या मिल गया, 2। मैंने कहा कि पहला अवकलन करने के बाद, जब पहली बार अवकलन करेंगे तो उसके बाद जो आपको x और x की वैल्यू मिल जाएगी, मिल गया। अब फिर क्या करना होगा, फिर जो हमें पहली बार अवकलन करने पर मिला है फिर इसका हमें अवकलन करना होगा। चलिए एक स्टेप और करते हैं, मिटाओ इसको, जल्दी नोट करिए, हो गया होगा, इसको मिटा रहा हूं। तो अब क्या करेंगे, फिर लिखेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर।
अब y की वैल्यू कितनी आई थी, देखिए d2f(x) होगा। अब क्या होगा बच्चों, ये जो आया है वैल्यू d/dx, ये वैल्यू कैसे करेंगे, d/dx जो हमारा fx का x² - 4x - 2x + 8, सॉरी x² - 6x, x² - 6x + 8, ठीक है। इसका एक बार और अवकलन करेंगे, d2f(x)/dx² का, यही तो चूंकि fx की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं ना, fx की वैल्यू जो पहले दी थी उसका एक बार अवकलन करके जो लिख चुके हैं वो हो जाएगा। अभी मत सोचिएगा कि सर इसका 2 बार नहीं न करना है, जो हम पहला जो हमारे पास क्वेश्चन था उसका हमने फर्स्ट स्टेप में अवकलन किया, जो हमें मिला उसका फिर अवकलन करेंगे, बस यही मतलब होगा इसका। अब करिए तो क्या हो जाएगा, ddx(x² माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे ddx 6x प्लस ddx 8 हो जाएगा बच्चों। इसको करिए, ये क्या हो जाएगा 2x/1 हो जाएगा, ध्यान दीजिए 2x/1 माइनस ये 6 हो जाएगा ddx x, ठीक है, प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस का 6, ये हो जाएगा। अब आइए बच्चों इसको मिटा देता हूँ, ये हमने फाइंड कर लिया d2f(x)/dx² का। मैंने कहा कि अगर इनके मूल रखने पर ये धनात्मक होंगे तो उस पर वो मैक्सिमम उस पर वो मिनिमम होगा, और अगर ऋणात्मक होगा तो उस पर वह मैक्सिमम होगा। मैंने वो कंडीशन बताई थी। तो चलिए पहले x = 4 रखिए, x = 4 रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा d2f(x)/dx², x की वैल्यू 4 रखें तो क्या हो जाएगा, 4 रखेंगे यहाँ तो 4 × 8, 8 में से 6 जाएगा, क्या आ जाएगा 2, 2 धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि x = 4 रखने पर यह क्या होगा, मिनिमम होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। x के किस मान के लिए उस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी, 4 रखने पर। अच्छा मैक्सिमम कैसे होगा, चलिए x = 2 रखिए, x = 2 रखने पर, x = 2 रखने पर रख के बताइए, x = 2 रखेंगे तो क्या आएगा बच्चों, x = 2 रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा d2f(x)/dx² = 2 रखिए, तो 2 × 4 - 6, ठीक है, कुछ गलत हुआ है, 4 × 8, 8 में 6 जाएगा तो +2, गलत नहीं हुआ, यहाँ -2 आएगा, और ये क्या है निगेटिव, और निगेटिव होने पर क्या हो जाएगा वैल्यू, मैक्सिमम, ठीक है। पॉज करके इसको, तो देखिए बच्चों मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस राइट डाउन कर रखे हैं इस बोर्ड पे, इन क्वेश्चंस को आप करिएगा, आपके लिए होमवर्क है। क्योंकि मैंने इसलिए इसको डिफरेंशिएशन से केवल दिया है क्योंकि आपने लॉगरिथम और क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के क्वेश्चन पहले आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। आप चाहे तो उसके भी क्वेश्चन अपने ही पुरानी बुक से, 10th की बुक से, 9th की बुक से कर सकते हैं। फिलहाल आज मैंने जो डिफरेंशिएशन में पहला क्वेश्चन अभी जो मैंने मैक्सिमम और मिनिमम का पढ़ाया वो दिया आपको, -x³ + 12x² - 5 पर बताइए x के किस मान के लिए फलन या फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम होगा। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, पहले इसका dy/dx निकालेंगे, जो हमें इक्वेशन मिलेगा उसका फैक्टर करके हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्वाड्रेटिक मिलेगा, जाहिर सी बात है 3 घात है तो 2 घात में बदलेगा, जो 2 मान आएंगे, मान लीजिए x1 और x2 आ गया 2 मान, फिर आप इसका जो आया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें x1 और x2 रखेंगे। अगर प्लस हो रहा है तो मिनिमम उस x के लिए, और माइनस आ रहा है तो मैक्सिमम उस x के लिए। बाकी ये जितने मान लिखे गए हैं ये सभी के सभी आपके क्या है, इनका अवकलन आपको करना है। तो प्लीज आज मैंने जितना पढ़ाया आपको मैथमेटिकल टूल्स में, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, इसको राइट कर लीजिए कॉपी पे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट करिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगले वीडियो लेक्चर में हम मैथमेटिकल टूल्स 2 की बात करेंगे, जिसमें हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे। अगला वीडियो लेक्चर छोटा रहने वाला है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इस वीडियो लेक्चर को भरपूर देखिए, खूब अच्छे से देखिए, क्वेश्चंस को करिए और समझने की कोशिश करिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप प्लीज़ उस पर अपने मैसेज डाल दीजिए कि सर ये चीज़ें हमें नहीं समझ में आई है, मैं उनको बिल्कुल आपको सॉल्व करके या एक्सप्लेन करके, आप हैंड राइट करके, हाथ से लिख करके आपको सेंड कर दूंगा। प्लीज़ अगेन एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।